नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी से हम सबको एक बात समझ में आती है कि हर बार आपकी अच्छाई आपका साथ दे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अच्छाई या फिर अच्छे काम करना छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें आपको कहानी में आगे समझ में आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। लेकिन हमेशा की तरह अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप सबके कमेंट्स के माध्यम से जो फीडबैक मुझे मिलते हैं, वो हर बार मुझे एक मोटिवेशन देते हैं कि मैं आप सबके लिए हर बार कुछ नया, कुछ और बेहतर लेकर आ सकूं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मतलब मेरा परिवार, अब सिर्फ देश तक नहीं, विदेश तक फैल चुका है। मेरे कुछ प्यारे दोस्तों के नाम हैं रूबी जी, नवीन शर्मा जी, अमित जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, मुकेश राणा जी, प्रियांशी जी। उसके अलावा एक और ख़ास दोस्त जिसका नाम मुझे नहीं पता, जो कि मॉरिशस से हैं। उसके अलावा कोमल जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके इतने सारे प्यारे प्यारे फीडबैक्स के लिए। और आप सब से मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है नागेश की। नागेश, जो कि एक ऐसा लड़का जिसके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावनाएं, उसकी सोच इतनी अच्छी थी कि नागेश हर किसी के लिए जितनी भी, जैसी भी, जिस तरह की भी मदद कर पाए, वो कभी भी पीछे नहीं हटता था। वो ऐसे लोगों की भी मदद किया करता था जो उससे मदद मांगे या फिर ना मांगे। नागेश एक ऐसा साफ दिल का नेक लड़का था जिसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था। नागेश एक ऐसी जगह पर रहता था जहां तक पहुंचने के लिए उसे अपने काम वाली जगह से, मतलब जिस जगह पर वो जॉब करता था, वहां से उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए 3 बसेस रोज बदलनी पड़ती थी। नागेश को इन चीज़ों से कोई शिकायत नहीं थी, ना ही अपने कंपनी से, ना ही अपने मालिक से, और ना ही अपने कोवर्कर से। नागेश अपनी ज़िंदगी की हर एक छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश और सैटिस्फाइड था। नागेश की ज़िंदगी अच्छी, बहुत अच्छी चल रही थी। नागेश की ज़िंदगी में किसी चीज़ की ना तो कोई कमी थी और ना ही उसकी शायद कोई ऐसी बड़ी इच्छा जो कि आज तक पूरी ना हुई हो। नागेश ऐसे ही एक दिन अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन आज नागेश को काम से लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई, क्योंकि नागेश हमेशा की तरह अपने नेचर के मुताबिक आज अपने ऑफिस में बैठकर अपने एक ऐसे कलीग की मदद कर रहा था जिसके परिवार में कोई पर्सनल मुसीबत आने की वजह से उसे ऑफिस से जल्दी छुट्टी चाहिए थी। लेकिन बॉस ने ये कहकर पहले उसे मना किया कि तुम्हारा जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, अगर तुम उसे आज सबमिट नहीं करोगे तो तुम्हें रात में देर तक रुककर ऑफिस में वो काम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर हाल में हमें कल उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। और उसका वो दोस्त इस बात के लिए काफ़ी दुखी था, क्योंकि उसके घर पे जो मुसीबत आई थी उसमें उसका तुरंत वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी था।
वो अपने बॉस के कैबिन से मुंह लटकाए हुए बाहर लौटा और ये देखकर नागेश ने अपनी आदत के मुताबिक उसके पास जाकर उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या है भाई, क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? दोस्त ने रोंदी सी आवाज़ में उससे कहा, अरे भाई क्या बताऊं, घर में ऐसी मुसीबत आ गई है कि अगर मैं नहीं गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने बॉस से जैसे ही बोला कि मुझे आज जल्दी जाना है, वो मेरे ऊपर बरस पड़ा। उसने कहा ये प्रोजेक्ट आज के आज हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे देर रात तक रुककर ये काम आज ही ख़त्म करना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या जवाब दूं अपने घर वालों को? मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। तू तो जानता है मेरे घर की हालत। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नागेश ने तुरंत ही हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान हो गया? मेरे रहते तुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत क्या है? चल मैं अभी बॉस से बात कर लेता हूँ। और नागेश तुरंत बॉस के कैबिन में पहुँचा। उसने बॉस से बात की। उसने कहा कि अगर ये काम ये ना करे और मैं उसे आज पूरा कर दूँ तो क्या आप इसे अभी जाने देंगे? बॉस ने तुरंत कहा, हाँ मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है, मुझे तो बस ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। लेकिन तुम्हारा काम कौन करेगा? नागेश ने हंसते हुए सर से भी कहा, सर आप मेरे रहते इन चीज़ों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं पहले अपना काम ख़त्म करूँगा और फिर मैं इसका भी काम पूरा कर दूँगा। इसके लिए थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा। फिर सर उसकी हालत जानते थे कि उसे 3 बसेस बदल कर आना जाना पड़ता है। सर ने तुरंत कहा, लेकिन फिर बहुत लेट होने के बाद तुम जाओगे कैसे? इस पर नागेश ने कहा, अरे सर आप उन सब बातों की चिंता मत कीजिए, वो तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगा। और इतना कहकर बॉस ने भी उस दोस्त का काम नागेश को पूरा करने को कह दिया। सारे लोग ऑफिस से जा चुके थे। नागेश देर रात तक वहाँ बैठकर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था। आखिरकार लगभग रात के 10:30 या 11 बजे उसने ये काम पूरा कर दिया। नागेश अब वो बस पकड़कर उस जगह तक पहुंच चुका था जहां से उसे तीसरी और आखिरी बस पकड़नी थी। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। नागेश को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अब उसे वहां तक जाने की तीसरी और आखिरी बस मिलेगी या नहीं। वो एरिया पहाड़ी इलाका था, जिसके वजह से वहाँ बसेस का आना जाना इस वक्त पर काफ़ी कम हो जाता था। नागेश को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वहाँ एक बहुत देर रात की बस भी चलती है। लेकिन नागेश अभी भी इंतज़ार करते हुए वहीं पर खड़ा था। नागेश ने वहाँ पर कॉल करने के लिए नेटवर्क ढूंढा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से नेटवर्क काफ़ी गड़बड़ था। वो चाह कर भी कॉल नहीं कर सकता था। आखिरकार रास्ता यही था कि वो वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करे, क्योंकि पैदल इतनी दूर जा पाना अभी संभव नहीं था। नागेश वहाँ चुपचाप खड़ा था। तभी थोड़ी देर में उसकी नज़र बस स्टॉप के साइड में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी ठंड के मौसम में कंबल ओढ़कर खुद को जैसे तैसे ढकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस कंबल में बहुत सारे छेद थे। शायद वो बूढ़ा आदमी भी बस के ही आने का इंतज़ार कर रहा था। नागेश तुरंत उनके पास पहुंच गया। उसने कहा, बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? बाबा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा मैं यहाँ आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर बाबा ने ये बताया कि वो यहाँ अक्सर इस टाइम पर आकर बैठा करते हैं, क्योंकि वो भी जिस बाज़ार में सामान के खरीद बेच का काम करते हैं, उस बाज़ार से अक्सर लौटते लौटते उनको इतना वक्त हो ही जाता है, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वो चलने फिरने में इतने सक्षम नहीं हैं कि वो तेज तेज चलकर बसेस को जल्दी से पकड़ सकें, जिसके वजह से कई बार उनकी भी बस मिस होती है
और उन्हें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते लगभग इतना टाइम हो ही जाता है। नागेश उनके पास और नज़दीक गया और उसने बाबा से पूछा, बाबा आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, ये लीजिए, आप ये मेरा जैकेट भी ओढ़ लीजिए, आपको थोड़ी गर्माहट मिलेगी। जब नागेश ने वो जैकेट उतार कर उस बाबा को पहनाने की कोशिश की, तब गलती से नागेश के हाथ बाबा के शरीर में टच हो गए, जिससे नागेश को ये पता चला कि बाबा को बहुत तेज बुखार है। नागेश ने तुरंत ही अपने बैग से निकालकर जो भी दवाइयाँ थीं उसके पास, क्योंकि वो अक्सर अपने बैग में ऐसी ज़रूरी चीज़ें रखा करता था, जैसे कुछ कुछ चीज़ों की दवाइयाँ, पानी की बोतल, कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए स्नैक्स वाली चीज़ें। और उसने जब ये देखा कि बाबा को बुखार है, तब उसने सबसे पहले बाबा से ये पूछा, बाबा आपने कुछ खाना खाया है? बाबा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तब नागेश ने तुरंत ही अपने बैग से एक वेफर्स का पैकेट निकालकर बाबा को खुद अपने हाथों से खिलाया और फिर बाबा को ये खिलाने के बाद उसने पानी पिलाया और उसी के साथ वो दवाई भी खिलाई। बाबा ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने तुरंत ही नागेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा भगवान तुझे सदा सुखी रखे। आज के भी ज़माने में तुझ जैसे जवान लड़के हो सकते हैं, तेरे जैसी सोच वाले, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो लगता था दुनिया से शायद अच्छाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तुझे देखकर भरोसा हुआ कि आज भी अच्छाई पूरी तरह से नहीं मरी है। तू सदा सुखी रहे। और फिर नागेश के देखते ही देखते वहाँ पर एक बस आने लगी। बाबा ने तुरंत ही नागेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा अगर सच में तुम मुझे दिल से इज्जत दे रहे हो और मेरी कोई भी बात मानोगे तो इस बस में बिल्कुल मत चढ़ना। नागेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि इतनी देर से तो वो दोनों बस के ही इंतज़ार में वहाँ पर खड़े थे, लेकिन अचानक बाबा ऐसा क्यों कह रहे थे? नागेश ने तुरंत ही बाबा से सवाल किया, क्या हुआ बाबा, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं इस बस में बैठने के लिए? बाबा ने कहा, मैं तुझे अभी इस बात की वजह नहीं बता सकता, लेकिन अगर तू सच में दिल से मुझे बाबा कह रहा है या मानता है तो मेरी बात मान, इस बस पर बिल्कुल मत बैठना। नागेश ने बाबा की इज्जत रखते हुए बस पर वो नहीं बैठा। बस वहाँ आकर रुकी, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ गई और थोड़ी ही देर में उसने ये देखा कि वो बस आगे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक मोड़ पर पहुंचकर वहाँ से खाई में गिर गई। और ये देखकर नागेश तुरंत घबरा गया। उसने पलटकर बाबा की तरफ देखा और उसने घबराते हुए कहा, बाबा बाबा अभी आपने देखा, वो बस खाई में गिर गई। बाबा ने तुरंत बहुत ही आराम से नागेश को समझाते हुए कहा, हाँ बेटा मुझे पता है, तभी मैंने तुझे उस बस में चढ़ने से मना किया। ये बात सुनते ही नागेश को एक और बड़ा झटका लगा। नागेश ने कहा, बाबा लेकिन आपको कैसे पता था वो बस आगे चल के खाई में गिर जाएगी? तब बाबा ने मुस्कुराते हुए सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये बस सिर्फ और सिर्फ मेरे ही इशारे पर चलती है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस बस में मैं सिर्फ उन्हीं इंसानों को चढ़ाता हूँ या चढ़ने देता हूँ जो बुरे होते हैं, जो बुरे काम करते हैं। और इतना कहकर वो बाबा लगा जैसे एक धुएं की तरह नागेश की नज़रों के सामने से गायब हो गए। नागेश को इस चीज़ से डरना चाहिए था, लेकिन नागेश को ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो कोई इंसान तो नहीं थे। और नागेश को इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नागेश जानता था वो बाबा अगर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते तो वो बहुत पहले ही पहुंचा सकते थे,
क्योंकि वो दोनों तो काफी देर से यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। नागेश अब थोड़ी देर तक और वहीं रुककर इंतजार करता रहा, क्योंकि उन बाबा ने साफ साफ बताया था इस रूट की आखिरी बस आना अभी बाकी है। वो इस बस के बाद ही आती है और ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता थी। इस वजह से जो कोई भी उस जगह पर इतनी देर रात अगर बस का इंतज़ार करता था तो ज़्यादातर लोग इसी भूतिया बस में बैठ जाया करते थे, क्योंकि लोगों को तो ये आम बस लगती थी और लोग इस बस में बैठकर अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते थे। लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि असली आखिरी बस इसके बाद आती है। कोई भी, आप या हम, अगर किसी रूट पर इंतज़ार कर रहे हैं और अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हम भी शायद यही करेंगे। जो बस या जो भी ट्रांसपोर्ट का साधन पहले मिलेगा हम भी उसी को लेना प्रेफर करेंगे। ऐसा ही बाकी के लोगों के साथ भी था। और अब वो वहाँ से अपने घर सही सलामत पहुँच चुका था। नागेश की जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। अब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नागेश का एक भाई था जो कि उसका चचेरा भाई था। वो नागेश से छोटा था, लेकिन अगर सही तरीके से कहूँ तो वो नागेश का भाई कहलाने के लायक कहीं से नहीं था। वो बिल्कुल नागेश के अपोजिट था। अपने नियत से कमीना, धूर्त, चतुर और लोगों का फायदा उठाने वाला। वो कभी भी किसी से भी अच्छे तरीके से बात भी नहीं किया करता था, तब तक जब तक कि किसी सामने वाले इंसान से उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो। और इसी वजह से वो नागेश का भाई तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है। एक ही माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो वो पांचों बच्चे अलग अलग ही होते हैं। कोई भी एक दूसरे की ही तरह हो ऐसा नहीं होता। और नागेश उस अपने पागल भाई से या फिर धूर्त भाई से बहुत ज़्यादा अटैच था। वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन वो उसी रूट पर आ रहा था, मतलब वो नागेश के घर ही आ रहा था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसे भी वैसे ही नागेश की तरह बसेस बदल कर यहाँ पर आना था और वो भी उसी आखिरी स्टॉप पर रुका हुआ था जहाँ पर कि नागेश उस बाबा से मिला था। अब जबकि उसका भाई वहाँ पर पहुँच चुका था, वहाँ पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, आवाज़ कट रही थी। तभी नागेश ने उससे कहा कि अरे तुम अभी कहाँ पहुँच गए। उसके भाई ने उसे बताया कि मैं यहाँ आखिरी वाले स्टॉप पर हूँ भैया। अब ये बात सुनकर नागेश को उस दिन की सारी वारदात याद आ गई। नागेश ने टाइम देखा। टाइम बिल्कुल वही हो रहा था जिस टाइम पे वो बूढ़े बाबा उस दिन नागेश को मिले थे। नागेश डर चुका था। नागेश अपने भाई को कुछ बताना चाहता था, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। नागेश लगातार अपने भाई के फ़ोन को ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके बार बार ट्राई करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। नागेश काफ़ी परेशान हो चुका था। वो जानता था उसका भाई थोड़ा बदतमीज और थोड़ा मुंहफट है, उसे किसी से भी बात करने का तरीका नहीं आता। तब नागेश ने ये चीज़ बताने के लिए अभी भी वो लगातार अपने भाई को फ़ोन ट्राई कर रहा था। आखिरकार उधर बस स्टॉप पर खड़ा उसका भाई वैसे ही बूढ़े बाबा को देखता है और बूढ़े बाबा ने आज सामने से उसके भाई से मदद मांगी। लेकिन जैसा कि वो अपने नेचर से मजबूर था, उसने उस बूढ़े बाबा को बहुत गंदे तरीके से जलील किया और कहा, ए यहाँ मत बैठ, तेरे से बदबू आ रही है, दूर हट के बैठ। और काफ़ी सारी गंदी गंदी बातें जो कि शायद उसे एक बुजुर्ग से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको मदद नहीं करनी किसी की तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन किसी को गंदा या बुरा भला बोलने का हक
आपको किसी ने नहीं दिया है। ये बात हर इंसान को समझनी चाहिए कि सामने वाला चाहे गरीब हो या अमीर है तो वो भी इंसान ही। ये बात उसके भाई को नहीं समझ में आती थी और काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद आखिरकार नागेश का फ़ोन लग गया। उसके फ़ोन पर अब उसके भाई के फ़ोन की रिंग सुनाई दे रही थी। नागेश बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि उसका भाई जैसे ही फ़ोन उठाएगा वो तुरंत उसे बताएगा कि उसे उस बस पर नहीं चढ़ना है। और फ़ोन लग गया। नागेश के भाई ने फ़ोन उठाया। इस पर नागेश ने सबसे पहला सवाल यही किया, अरे अभी तू कहाँ है? तब उसके भाई ने बताया कि वो बस में है। ये सुनते ही नागेश ने तुरंत ही कहा, तूने वहाँ बैठे हुए मतलब बस स्टॉप पर बैठे हुए बाबा के साथ बदतमीजी तो नहीं की? इस पर भाई ने कहा, भाई वो बूढ़ा बहुत बदबू दे रहा था, मैंने उससे दूर हटकर बैठने को कहा और वो मुझसे पानी मांग रहा था, मैं अपना पानी क्यों देता उसको? इतना सुनते ही नागेश के होश उड़ चुके थे। नागेश बार बार अपने भाई को समझा रहा था कि तू उस बस से उतर जा, लेकिन उसका भाई उसकी बात सुनने के बजाय उससे बार बार सवाल कर रहा था कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भैया, क्या हो गया, बताओ तो। नागेश बस इतना ही कह पाया कि अगर तू सच में मेरा भाई है तो तू अभी ही उस चलते हुए बस से कूद जाएगा, तुझे मेरी कसम है। और नागेश ने जैसे ही इतनी बात की फ़ोन अपने आप कट हो गया और नागेश भागता दौड़ता जैसे तैसे उसी हालत में वहाँ पर पहुँचा, उसी बस स्टॉप के पास। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तब उसने देखा उसका भाई वहीं पर बस स्टॉप पर बैठा हुआ है। उसे काफ़ी सारी चोटें लगी हुई हैं, लेकिन उसे जिंदा और सही सलामत देखकर नागेश खुश हो गया और नागेश तुरंत अपने भाई के पास पहुंचा। उसने तुरंत ही अपने भाई से कहा, भाई तू ठीक तो है ना, तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? इस पर तुरंत ही उसके भाई ने कहा, नहीं भाई ज़्यादा चोट तो नहीं आई और मैं ठीक भी हूँ, लेकिन तुम मुझे उस बस से उतरने के लिए क्यों कह रहे थे और उस बूढ़े बाबा की बेइज्जती ना करने के लिए? ये सब बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तब नागेश ने अपने भाई को पूरी बात बता दी। ये बात सुनते ही नागेश के भाई ने तुरंत कहा, ये सारी बातें अगर तुमने मुझे पहले फ़ोन पर बताई होती तो मैं ना तो उस बूढ़े से कोई भी बात करता और ना ही मैं उस बस में चढ़ता, ना मैं उस बस में चढ़ता और ना मेरी मौत होती। ये बात सुनते ही नागेश के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। तब तक नागेश के भाई के पीछे से वो बूढ़े बाबा निकल कर आए और उन्होंने कहा, नागेश बेटा, मुझे ये बात पता चली कि ये तेरा भाई है, लेकिन ये तेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए तेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने इसे इसके आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया और मैंने इसके तुझसे मिलने का इंतज़ाम, मतलब इसे यहाँ लाकर बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही मोहलत दी ताकि ये तुझसे मिल सके और तुझसे बात कर सके एक आखिरी बार। ये मर तो बहुत पहले ही चुका है तेरी कोशिशों के बावजूद भी। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से उसी तरह से धुआं बनकर उड़ चुके थे, गायब हो चुके थे। नागेश के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। नागेश अपने सबसे प्यारे छोटे भाई को खो चुका था। नागेश अब कुछ दिनों तक तो उसके सदमे से निकल ही नहीं पाया, लेकिन जैसे तैसे नागेश ने खुद को संभाला और खुद को संभालने के बाद नागेश ने अब ये तय किया कि अब किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे नहीं मरेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि किसी भी अच्छे बुरे को सज़ा देने का हक हम इंसानों का या प्रेतों का बिल्कुल नहीं होता। ये जो भी है या इसके पीछे जो भी कहानी है, मैं उस बात को भी पता लगाऊंगा
लेकिन मैं कोशिश अब यही करूँगा कि वहाँ के बस स्टॉप पर इस आखिरी वक्त में लोग जो आकर बैठते हैं वो किसी भी हालत में उस भूतिया बस पर ना चढ़ पाएं। और नागेश ने ये कोशिश शुरू कर दी। उसने वहाँ के आसपास के सारे इलाकों में जाकर उस बस और उस बस के एक्सीडेंट के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागेश को कहीं से भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। नागेश को बहुत मुश्किल से सिर्फ एक जगह से ये बात पता चली थी कि हाँ, कुछ तो हुआ था इस पहाड़ी पर, लेकिन क्या हुआ था ये मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने भी ये बातें कुछ लोगों के ही मुंह से सुनी हैं, क्योंकि एक बस वाला था जिसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ था और कहते हैं कि वही अपने इस बुरे वक्त में बस चला रहा था। तो पता नहीं वो पिए हुए था या क्या था, लेकिन बस का एक्सीडेंट हुआ और पूरे भरे बस का, जिसमें कि सारे लोग इस पहाड़ी से गिरकर मर गए थे। उसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकता। नागेश पता करते करते अब थक चुका था। वो वहाँ के मौतों का सिलसिला रोकना चाहता था। तब नागेश ने ये तय किया कि मैं इन बातों को जानने के लिए इधर उधर क्यों भटकूं। मैं क्यों ना खुद बाबा से जाकर बात करूं, उनसे उनकी सच्चाई पता करूं और उनके मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढूं। ये बात सोचकर नागेश आज रात में ही उस जगह पर पहुंच गया। नागेश के वहां पहुंचते ही पहले की ही तरह वहां उससे वो बाबा मिल गए और उन्होंने तुरंत कहा, क्यों बेटा, क्यों इतने परेशान हो? क्यों मेरी कहानी और इस बस की सच्चाई जानना चाहते हो? क्या करोगे जान के? और अब तुम क्या बदल सकते हो? नागेश ने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मुक्ति चाहता हूँ और मैं इस मौत के सिलसिले को रोकना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, बेटा, तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बस में बिठाता हूँ जो लोग सच में बुरे हैं, और जो अच्छे हैं वो तो वैसे भी नहीं मरेंगे, और बुरे लोगों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। इस पर नागेश ने और विनम्रता से उनसे कहा, बाबा, ये बात तय करने वाले आप और हम कोई नहीं हैं। मुझे आप बस इतना बताइए कि अगर कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो किसी बुरे सिचुएशन में या किसी बुरे हालात से गुजर रहा है, तो कभी कभी इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि गुस्से, फ्रस्ट्रेशन में कई बार सामने वाले से ऐसा बिहेव कर देता है कि वो भी लोगों की नज़रों में गलत और बुरा बन जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर इंसान सिर्फ बुरा ही होता है। हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और कई बार कई जगह इंसान चाहकर भी अपनी अच्छाई नहीं दिखा पाता है। तो ये चीज़ें मैं और आप क्यों तय कर रहे हैं? जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। मैं बस आपके बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर बाबा ने कहा, ठीक है, तू मेरे बारे में जानना चाहता है ना, मैं तुझे बताऊंगा। और जो तू हालात और माहौल की बात कर रहा है कि लोग उससे परेशान होकर कभी कभी चिड़चिड़ाहट में लोगों के साथ या सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं बहुत साल पहले इस बस का ड्राइवर था और मैं इस बस को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया करता था, लेकिन मेरी ये सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें कुछ चीज़ों की वजह से हमेशा बुरी और गलत साबित हुई। वो चीज़ें ये थी कि मेरे अंदर तेरी ही तरह ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई थी। एक बार की बात है, मैंने अपने बस में लोगों को बिठा रखा था और तभी एक लड़की का पर्स चोरी हो गया। वो बस में रोने चिल्लाने लगी। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, लेकिन मैंने बस को रुकवाकर खुद ही सारे लोगों की चेकिंग कराई और जैसे तैसे उस लड़की का पर्स उसे वापस दिलवाया, जिसके वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया और मैं वहाँ
जहाँ पर पहुँचना था वहाँ थोड़ा लेट पहुँचा, जिसके वजह से सारे पैसेंजर्स ने मुझे बुरा भला कहा। उसके साथ साथ मुझे मेरे मालिक से भी डांट पड़ी। उसके अलावा जैसे तू हर किसी की मदद करता है जितना तुझसे संभव हो सके, मैं भी यही करता था हमेशा, जिसके वजह से हमेशा कभी मेरी पत्नी मुझे कुछ बोल देती थी, कभी मेरे बच्चे और कभी मेरा मालिक। लेकिन मैंने कभी भी किसी की भी बात को सुनकर अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। और एक बार की बात है, मैं ऐसे ही एक भरी बस लेकर जा रहा था, तभी अचानक से पता चला मैंने जितने यात्रियों को बस में बिठा रखा है उसमें से लगभग 8 लोग लुटेरे थे। और बस जब ऐसे पहाड़ियों पर चल रही थी तब उन्होंने अचानक से चलती बस में ही लोगों को मारना, पीटना, लूटना शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया। उन 8 लोगों से मैं खुद भिड़ने के लिए आ गया। मैंने जैसे तैसे करके मेरे बस के सारे यात्रियों को पिटने से, मरने से बचा लिया, जिनके बदले मुझे मार पड़ी। और उन लुटेरों ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं लगभग अधमरा हो चुका था। उसके बाद मेरी हालत पर तरस खाकर मेरी मदद करने के बजाय इन सारे बस के यात्रियों ने मुझे बुरा भला कहा और उन्होंने ये कहा कि मेरी वजह से उनको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने में अब देरी हो जाएगी, जिसके वजह से वो सब मेरी कंप्लेंट करेंगे। और आखिरकार उन लोगों ने यही किया। उन लोगों ने जाकर मेरी कंप्लेंट कर दी, जिसके वजह से मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये लाल परी, मेरी लाल बस, ये मेरी ज़िंदगी थी, मेरे जीने का आखिरी सहारा, जो उन लोगों ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए छीन लिया क्योंकि मैंने अपनी जान को दांव पर लगाकर कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश की, और जिस कोशिश के बदले मुझे ये इनाम मिला। तब मैंने एक आखिरी बार अपने मालिक से अपनी इस लाल परी, इस लाल बस को चलाने की परमिशन मांगी। और जब वो बस पूरी तरह भर चुकी थी यात्रियों से खचाखच, तब मैं उसे लेकर निकला और मैंने जानबूझकर उस बस को पहाड़ से कुदाकर खाई में गिरा दिया, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक जो आखिरी तरीका होता है खुद को मारने का, वो मैंने कर दिया और मेरे साथ साथ सारे बुरे लोगों को भी मैंने मारा। लेकिन मैंने मरते वक्त ही एक बात तय कर ली थी कि मैं अब ऐसे लोगों को कभी भी जीने का हक नहीं दूंगा जिनके वजह से मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। और मेरे मरने की खबर सुनकर मेरी पत्नी चाहे मुझे कितना भी गुस्सा करती हो, लेकिन वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो भी इस दुनिया को 1 महीने के अंदर ही छोड़कर गुजर गई। अब मेरे बच्चे अनाथों की तरह जी रहे हैं। उनके खाने पीने का कोई सहारा नहीं है। वो गली गली में भीख मांगते हैं। मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता था, लेकिन ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों की वजह से। ये बात सुनकर अब नागेश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बाबा के दर्द को पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। नागेश ने अब अपने आंसुओं को पोंछा और उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीता होगा, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आप ये जो भी कर रहे हैं, ये दुनिया से बुराई ख़त्म करना या बुरे लोगों को ख़त्म करना, ये हमारा काम नहीं है। और आपकी अंतिम इच्छा क्या थी, आप मुझे वो बताइए। आप क्या अपने बच्चों को हमेशा ही ऐसे दुख में देखना चाहते हैं? आपकी वो इच्छा मैं पूरी करूँगा और मैं आपके मुक्ति के लिए जो भी हो पाएगा मैं सब करूँगा।
लेकिन आप अब बस कीजिए, इस खूनी खेल को खत्म कीजिए। नागेश के इतना समझाने पर अब शायद उसके समझाने का असर बाबा पर दिख रहा था। बाबा भी आखिरकार शांति तो चाहते ही थे। उन्होंने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अब जो भी श्राद्ध की प्रक्रिया होती है वो तुम मेरे बेटे से करवा देना। और मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मेरा सही तरीके से अंतिम संस्कार कर सकें। वो सारी चीज़ें तुम करवाओ। और नागेश ने खुद ही आगे बढ़कर बाबा के कहने से पहले कहा कि मेरे पास मेरे छोटे भाई बहन नहीं हैं। मेरा एक ही छोटा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं आज से आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं हमेशा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगा और वो मेरे लिए हमेशा मेरे छोटे भाई बहन की तरह रहेंगे। अब ये बात सुनकर बाबा को बहुत तसल्ली मिली और उसके बाद नागेश ने हर वो चीज़ की जो कि उसने बाबा को आज़ाद करवाने के लिए कहा था कि वो करेगा। उसके बाद नागेश कई बार उस वक्त पर उस पहाड़ पर गया, इस उम्मीद में कि शायद अगर किसी तरीके से बाबा के आत्मा को शांति ना मिली हो तो शायद दोबारा वो बाबा उसे मिल जाए, क्योंकि नागेश कहीं ना कहीं शायद उनसे, उनके दुख से जुड़ चुका था। और नागेश ने सच में अपना वादा पूरा किया। बाबा की मुक्ति तो उसने पहले ही करवा दी, लेकिन आज भी वो भाई बहन उसके साथ ही हैं और उनको इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि नागेश सच में उनका सगा बड़ा भाई नहीं है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं और आप इस तरह की और नई और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए एक और बड़ा मोटिवेशन होता है। और आपका कमेंट, आपका प्यार वो तो है ही, जो आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।